हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन कौन कौन सी कड़ियां जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेजों का शिकंजा भारत पर कैसे कायम हुआ, इसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने ये लिखा हुआ है, हम इसको बारी बारी से आपको समझा देंगे। देखिए, सबसे पहले 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सिराजुद्दौला की सेना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, वहीं रॉबर्ट क्लाइव की सेना, अगर दोनों में युद्ध होता रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो इस बात की जानकारी रॉबर्ट क्लाइव को अच्छी तरीके से थी कि अगर युद्ध हुआ तो हम लोग 2 घंटे भी युद्ध को संभाल नहीं सकेंगे और हम युद्ध हार जाएंगे। तो एक चाल चली जिसको कूटनीति कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा एक कूटनीति बनाई गई और एक आदमी को सिराजुद्दौला की सेना का जो सेनापति था मीर जाफर को ही उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसको लोभ दिया। लोभ क्या दिया कि हम तुमको नवाब बना देंगे, और मीर जाफर तो यह चाहता भी था कि हमको नवाब बना दिया जाए। तो यह अंग्रेजों की सेना के साथ हो गया मीर जाफर, जिसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। और जब अंग्रेज पलासी का युद्ध जीत गया तो उसके बाद तुरंत यानी 7 साल के बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो थे और इधर दूसरे पक्ष में मुगल थे। मुगल शाह आलम द्वितीय था, बंगाल का नवाब मीर कासिम था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। इन तीनों मिल करके मुनरो से युद्ध किया, जिसमें मुगल की सेना ने तो पहले ही मुनरो के सामने समर्पण कर दिया था। उसके बाद बंगाल के नवाब को भी समर्पण करना पड़ा। बाद में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी समर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। इस तरह से 1757 और 1764 के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने पर भारतीय शासन पद्धति में अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए समय समय पर एक एक्ट लागू किया गया, एक कानून बनाया गया, ताकि हम भारतीयों पर अच्छे तरीके से राज कर सकें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो सर्वप्रथम पहला जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग को। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लागू हुआ। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे एक्ट हैं जिसको कि मैंने लिया है, और बाकी सब जिसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर कर दिया गया। मतलब इसके तहत कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जो कि सटीक नहीं बैठ रहे थे, इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर कर दिया गया। उसके बाद एक और कुछ समय के बाद फिर 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, इसके तहत जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसमें 2 विभाग की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए था। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया। चार्टर अधिनियम के तहत इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को धीरे धीरे अपना ये पैर फैला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसके तहत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व जो है समस्त भारत पर कायम होते जा रहा था। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, और भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हो गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको समाप्त कर दिया गया। इसमें बहुत सारा धांधली वगैरह होने लगा, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत ही भारत के 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही पहले देखिए क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, धीरे धीरे पैर फैलाया गया। उसके बाद 1858 में जो एक्ट लाया गया भारत शासन अधिनियम, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया, और भारत का वायसराय
भारत का प्रथम वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा तब? लॉर्ड कैनिंग ही। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखना क्या है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बारन हेस्टिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876 आया। 1876 में 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसके तहत क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई कि अब आप लोग वोट दे सकते हैं और वोट देने के बाद आप प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद 1809 का भारत परिषद अधिनियम आया, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है, और यहां से उन्होंने तोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम क्या किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व मंडल की स्थापना कर दी गई, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया गया। तब तक 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी, तो इसको इशू बना लिया गया कि हिंदू मुस्लिम में तोड़ दो भारत को, और आराम से हम लोग इस पर शासन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है, जो कि 1819 के भारत शासन अधिनियम के तहत है। उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1919 के अंतर्गत क्या हुआ था? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस थे। और इसी के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसके तहत भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है 1935, जिसका कि वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में भारत शासन अधिनियम 1935 का एक विशेष महत्व है। लगभग 70 से 80% हिस्सा जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान के निर्माण में लिया गया है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।